हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश के बारे में बताया था। बाबर, हुमायूं और अकबर। अकबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हमने अकबर के बारे में बताया कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ, अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। देखें आगे अकबर के बारे में हम लोग देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे इस चीज़ को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। ठीक है। अकबर के जीवन का पहला युद्ध अगर पूछेगा तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, जो 1555 में हैबत खान और तातार खान के बीच में हुआ था, जिसको बैरम खान संरक्षण थे। अकबर ने ज्यादातर युद्ध किसके संरक्षण में जीता, तो बैरम खान के संरक्षण में ही जीता था। ठीक है। और उसके बाद में मान सिंह। तो अकबर के बारे में हम लोग इतना पढ़े थे। अकबर ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे। अगर सिक्कों से क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में यही था कि अकबर ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें रुपया और दाम, यानी उसने इलाही सिक्का चलाया और जलाली सिक्का। याद रखेंगे, एक था इलाही सिक्का और एक था जलाली सिक्का। इलाही और जलाली सिक्का चलाया था। लेकिन हमने आपको बताया क्या कि शेर शाह सूरी के शासन काल में जो रुपया और दाम का रेशियो था 1:40 था। ठीक है, 1:40 था। लेकिन अकबर के में समय में वो अलग था। दाम और रुपया का अनुपात रेशियो जो था, रुपया और दाम का जो रेशियो था वो क्या था, 1:64 था। यानी 1 रुपया कितने दाम के बराबर था, तो 64 दाम के बराबर था। अकबर ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, इलाही और जलाली सिक्का। इलाही सिक्का गोल था और जलाली सिक्का कैसा था, चौकोर था। तो हमने इसको बना भी दिया इस तरीके से। इलाही सिक्का कैसा था, अकबर ने गोल सिक्के चलाए जिसे इलाही सिक्का कहा गया, एक चौकोर सिक्का चलाया जिसे जलाली सिक्का कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, इलाही और जलाली प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, अकबर ने चलाए थे। इसका रेशियो था 1:10, यानी 1 इलाही 10 जलाली सिक्के के बराबर था। 1:10 था। ध्यान रखेंगे, 1 इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर था। यहां जलाली नहीं रहेगा। 1 इलाही सिक्का कितने रुपए के बराबर था, तो 10 रुपए के बराबर था। राम सीता प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, राम सीता प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, राम सीता प्रकार का सिक्का किसने चलाया, अकबर ने चलाया था। तो ध्यान रखेंगे, अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें अकबर ने कई प्रकार के लगान के आधार पर लेता था, जिसे क्या कहा गया, खालसा भूमि। खालसा भूमि के बारे में हमने आपको पहले जिक्र किया था। इसे टैक्स लिया जाता था, खालसा भूमि। उसके बाद है जागीरदारी। जागीरदारी जो था वो सिर्फ जमींदार होता था, वो टैक्स लेता था। फिर था पैबाकी। ठीक है, उसके बाद था मदद मास। मदद मास का मतलब होता है दान में दी गई भूमि। दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, मदद मास कहा जाता था। अब देखते हैं हम लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते, अकबर के दरबार में नवरत्न, यहाँ पे लिख लेंगे नवरत्न। अकबर के दरबार में जो 9 लोग रहते थे उन्हें नवरत्न, यानी जो कवि थे उसमें से कोई बावर्ची था, ठीक है, युद्ध करने वाला, कोई संगीतकार था। तो नवरत्न में से सबसे पहले आप लिखेंगे बीरबल। कौन था, बीरबल। बीरबल का नाम था महेश दास। महेश दास, तो ध्यान रखेंगे, महेश दास ये कौन था, महेश दास। बीरबल था, इसका नाम था, राजपूत परिवार का था। ये जम्मू कश्मीर में एक युद्ध चल रहा था, यूसुफ जाई का युद्ध, उसी के उसमें इसका क्या हो गया, दूसरे थे तानसेन। तो इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, तानसेन भी किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। तानसेन ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ग्वालियर के, ग्वालियर के रहने वाले थे। संगीत यानी संगीत के उससे ये जाने जाते हैं, ग्वालियर के रहने वाले थे तानसेन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोडरमल। टोडरमल ये थे वित्त मंत्री कहा जाए तो। अकबर के दरबार के जो वित्त मंत्री यानी राजस्व का पूरा लेखा जोखा किसके पास था, टोडरमल के पास में था। टोडरमल, याद रखिएगा, ये कौन थे, वित्त मंत्री।
यानी राजस्व वसूलने का पूरा भार किसके ऊपर था? टोडरमल के पास में था। तो बीरबल थे, तानसेन थे, टोडरमल, एक नाम याद आता है मान सिंह। कौन सा? तो चौथा नाम याद रखिएगा, मान सिंह। अब मान सिंह से क्या रिलेटेड है? तो मान सिंह से आप याद रखिएगा कि मान सिंह जो थे वो सेनापति थे अकबर के, और ये राजा भारमल के पोते थे। कौन थे? राजा भारमल के पोते। और राजा भारमल की बेटी का नाम था जोधाबाई, जिसको हरखाबाई या जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, राजा भारमल की जो बेटे थे भगवान दास, यानी राजा जो भारमल थे वो भगवान दास के बेटे थे, और भारमल मान सिंह जो थे वो पोते थे किसके? भारमल के। तो मान सिंह याद रखिएगा सेनापति थे। यहां सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सेनापति थे, ठीक है। अभी जब हम जोधाबाई के बारे में बताएंगे तो उसके बाद आगे बढ़ाएंगे ये। उसके बाद चौथे कौन थे? मान सिंह। पांचवे आप बताइए। अबुल फजल। अबुल फजल। और छठवें थे फैजी। अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई थे। अबुल फजल ये क्या देखता था? तो इसने ही तुझके बाबरी को किसमें? बाबरनामा में कन्वर्ट किया था। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो यानी अकबरनामा भी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। ये पुरोहित था। किस चीज? दीने इलाही जो धर्म था उसका पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। अबुल फजल के बहुत सारे कारनामे हमने आपको बताए थे। पहला, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी इसी का लास्ट पार्ट है, इसने लिखा। तुझके बाबरी, हाँ, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने कहता। फैजी कौन था? ये इसी का भाई था फैजी। 7 नंबर पे याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ध्यान रखेंगे। सातों पे अब्दुल रहीम खाने खाना ये थे। इन्होंने अनुवाद किया था तुझके बाबरी को फारसी भाषा में। आगे हम लोग मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम, ये 8वें नंबर पे कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम। हकीम मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम, ध्यान रखेंगे। मुल्ला दो प्याजा जो थे वो हंसी मजाक करते थे, और हकीम हुक्काम ये बावर्ची थे। और ये मजाहिया चीज़ों के लिए, हंसी मजाक के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। नवरत्नों में से जो इंपॉर्टेंट है, मान सिंह आप याद रखिएगा, बीरबल याद रखिएगा, टोडरमल याद रखिएगा, अबुल फजल। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें? अबुल फजल इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना जिसने तुझके बाबरी को अनुवाद किया था। बीर, इसमें तो चारों, तान सिंह हो गया, टोडरमल, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बाकी आप याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अकबर ने बहुत सारी चीज़ें चलाई थी। हमने बताया था 1562 में इन्होंने आमेर पे राजा पर क्या किया था? अटैक किया था। 1562 में आमेर का राजा कौन थे? ये राजस्थान में है आमेर। राजा भारमल थे। आमेर पे इसने आक्रमण किया था। आमेर के राजा उस वक्त कौन थे? तो राजा भारमल। लिखेंगे राजा भारमल, जो कि कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल वहाँ के मतलब राजपूत थे या राजा थे, आमेर के राजा। इसके बाद भारमल की एक बेटी थी जिसका नाम था हरखाबाई। क्या नाम था? हरखाबाई, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। जोधाबाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, जोधाबाई। अकबर ने इनसे क्या किया था? यानी अकबर ने शादी किया किससे?
जोधाबाई से, और इसका नाम रखा मलिकाए उज्जबानी। इसका नाम क्या रखा? मलिकाए उज्जबानी। ध्यान रखेंगे मरियम उज्जबानी। जोधाबाई का नाम क्या रखा था? मरियम उज्जबानी। मरियम उज्जमानी। ठीक, इसका मतलब खूबसूरती होता है। तो 1562 ईस्वी में आमेर के जो राजा थे, राजा भारमल, जिसको कछवाहा राजपूत के नाम से हम लोग जानते हैं, उनकी बेटी थी जिनका नाम था हरखाबाई या जोधाबाई। अकबर ने उनसे क्या किया? शादी। और उनको कौन सी उपाधि दी? तो मरियम उज्जबानी की उपाधि दी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1576 में अकबर का युद्ध होता है हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जो जानते हैं। 1576 में कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में। और ये राणा प्रताप और अकबर के, यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था उसका नाम था हकीम खान सूर। सेनापति कौन था महाराणा प्रताप का? हकीम खान सूर। हकीम खान सूर था। जबकि अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। तो ध्यान रखेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और इसी में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक, वो घायल हो जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक को क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। लेकिन अब महाराणा प्रताप युद्ध तो हारते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, अकबर ने बहुत सारे दक्षिण भी अभियान किया था, जिसमें एक आपको मिलेगा 1601 में खानदेश विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? 1601 में खानदेश का विद्रोह हुआ था। खानदेश का विद्रोह। अब खानदेश ये कहाँ पे है? आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक जगह है जिसको हम खानदेश के नाम से जानते हैं। आप मैप जब देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये खानदेश का विद्रोह हुआ, और इसी में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं आसीरगढ़ का युद्ध। 1601 में कौन सा युद्ध हुआ था? आसीरगढ़ का युद्ध। आसीरगढ़ का युद्ध। आसीरगढ़ का युद्ध हुआ, और इसी आसीरगढ़ के युद्ध में अकबर जो है क्या हुआ था? अकबर के जीवन का यह अंतिम युद्ध था। आसीरगढ़ का युद्ध जो था वो अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध, अकबर के जीवन का अंतिम। आसीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। और 1605 ईस्वी में डायरिया होने की वजह से अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। डायरिया होने की वजह से अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। 1601 में कौन सा युद्ध हुआ? आसीरगढ़ का युद्ध हुआ, जो अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। खानदेश विद्रोह हुआ था। खानदेश आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में आप देखेंगे तो खानदेश वहां पे है। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। किस वजह से? डायरिया होने की वजह से अकबर की डेथ हुई है। ध्यान रखेंगे ये बात आप। आगे हम लोग देखते हैं, अकबर के बाद में आता है जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीजें हैं। जहांगीर देखें, अकबर के दरबार में रहते थे एक शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, जिनसे मुतासिर का मतलब जिनसे प्रेरित होकर जहांगीर का नाम क्या रखा था उन्होंने? सलीम। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। किसने रखा था? तो अकबर ने रखा था। ठीक है, जहांगीर से याद रखिएगा सारी चीजें आप।
जहांगीर ये न्याय के लिए जाने जाते थे। न्याय का जंजीर जो प्रसिद्ध था, यानी इन्होंने बाहर एक जंजीर लगाई हुई थी अपने महल में और उसका बेल वो अपने रूम में लगाए हुए थे कि किसी भी, यानी कहीं भी कभी भी या कितने भी टाइम कोई अगर जंजीर बाहर से खटखटाता है तो न्याय मतलब उसको मिलेगा, इसीलिए उन्होंने क्या लगाया था, एक जंजीर। तो इनके जो प्रसिद्ध है न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर के लिए ये प्रसिद्ध है। जहांगीर, देखिए जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अब माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम जोधाबाई, जोधाबाई। माता का नाम क्या है? जोधाबाई, जिसे मरियम उज्जमानी कहा था, मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी, ध्यान रखेंगे। एक आएगा मलिकाए उज्जमानी, तो उसको हम बताएंगे आपको। फिर जहांगीर के दरबार में ये मतलब मरियम उज्जमानी जो थी उनके माता थी, पत्नी का नाम था मानबाई और जगत गोसाई। अगर पत्नी, क्योंकि राजा थे, पत्नियां भी एक तो रहेंगी नहीं, बहुत सारी, तो पत्नी से याद रखिएगा। एक का नाम था मानबाई, एक का नाम था जगत गोसाई, जगत, मानबाई और जगत गोसाई, ये दो पत्नियां याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद, और ये किस लिए, यानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, यानी इसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसे? जहांगीर के काल को, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जो था वो पेंटिंग वगैरह चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था। कहा जाता है कि अगर जहांगीर कहता था, क्योंकि जो मतलब उसके ज़माने में जो भी चित्रकारी करते थे या जो फेमस आर्टिस्ट थे, वो जहांगीर कहता था कि आप कोई पेंटिंग ऐसा लेकर आइए चिड़िया की या किसी चीज़ की, और अगर उसको बहुत सारे चित्रकारों ने बनाया हो, बहुत सारे आर्टिस्ट ने उसको बनाया हो, तो जहांगीर ये बता सकता था कि आंखें किसने बनाई है, पंख किसने बनाया है, या नाक किसने बनाया है। कोई भी चीज़ जो बना रहेगा, हर एक चीज़ अलग अलग बनाएंगे, और उसके शासनकाल में जितने भी चित्रकार थे तो ये बता सकता था। तो इसलिए कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर को भी ये बहुत टैलेंटेड था, मतलब किसमें? चित्रकारी में। अब इसी का बेटा था जिसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम को ये दक्षिण अभियान के लिए भेजता है। खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है 1611 ईस्वी में। एक चीज तो ध्यान रखिएगा इसी में, 1611 से पहले, कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेजी सेनापति आता है, या जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है और ये एक पत्र लेकर आता है। किसके लिए वो पत्र था? जो कि लंदन से भेजा गया था व्यापारिक छूट के लिए, ठीक है। व्यापारिक छूट के लिए वो पत्र जो था, अंग्रेजी शासन को व्यापारिक छूट के लिए ये पत्र था 1608 ईस्वी में। अब यहां देखो, एक चीज की झलक आपको देख रही होंगी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 में किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो भारत में आने से पहले वो व्यापारिक छूट लेगी कि हाँ इसमें हमें व्यापार करना है, हमें कुछ कह दीजिए, छूट दीजिए। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था पत्र लेकर। वो व्यापारिक छूट के लिए पत्र था, लेकिन वो पत्र किसके लिए लाया था? तो अकबर के लिए लाया था। उसको पता ही नहीं था कि 1605 में अकबर की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो जब वो व्यापारिक छूट लेकर पत्र लेकर आया किसके? जहांगीर के दरबार में, और वो फारसी में बात करने लगा, उर्दू में बात करने लगा, तो जहांगीर उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, ठीक है।
बहुत ज्यादा उससे प्रेरित हुआ और उसको छूट तो नहीं दिया। उसने कहा कि जब पत्र मेरे नाम से होगा तब मैं व्यापारिक छूट दूंगा, तो उसने छूट नहीं दिया। ध्यान रखेंगे ये दो पॉइंट इसमें कि पहला, छूट तो उसने, जहांगीर ने छूट नहीं दिया, लेकिन कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी जिसका नाम था इंग्लिश खान की उपाधि। इसको क्या कहा? इंग्लिश खान की उपाधि दिया। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन दोबारा जब ये जाकर ये माहौल या मामला बताता है तो 1615 में फिर एक अंग्रेज सेनापति अधिकारी आता है जिसका नाम था सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये भारत में आता है कब? 1615 ईस्वी में। ये भी किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो जब आता है तो ये पत्र किसके लिए लाता है? अब इसकी इस बार ये पत्र लेकर आया जहांगीर के पास, जहांगीर के नाम से। जहांगीर के नाम से ये पत्र लेकर आता है और इसे व्यापारिक छूट दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? व्यापारिक छूट इसको दे देता है। तो ध्यान रखेंगे ये दो पॉइंट। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था जिसको व्यापारिक छूट नहीं मिली, लेकिन एक उपाधि दिया, इंग्लिश खान की उपाधि। 1615 में सर टॉमस रो आया जो जहांगीर के दरबार में पत्र लेकर आया था जहांगीर के नाम से ही, और इसे व्यापारिक छूट दे दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूर जहां से शादी की जिसका नाम था मेहरुन्निसा। नूर जहां तो उस बाद में कहा। 1611 ईस्वी में इसने शादी किससे की? तो मेहरुन्निसा से। मेहरुन मेहरुन्निसा से इसने क्या किया? शादी किया। अब ये मेहरुन्निसा से शादी किया, ये ईरान की रहने वाली थी, इसी के दरबार में रहती थी। ठीक है, ये कौन थी मेहरुन्निसा? तो ध्यान रखेंगे ये मेहरुन्निसा जो थी वो अफगान, शेरे अफगान की विधवा थी। कहा जाता है शेरे अफगान। शेरे अफगान की क्या थी? विधवा थी। कौन? मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा, ये नवरोज एक त्योहार होता है, हमने बताया था नवरोज त्योहार के बारे में, बलबन ने लागू किया था। नवरोज त्योहार के दिन ये सज धज कर बैठी हुई थी। नवरोज त्योहार के दिन ये सज धज कर बैठी हुई थी। तो अकबर, सॉरी, जहांगीर ने इसे देखा और इसको कौन सी उपाधि दी? तो नूर जहां की उपाधि दी। कौन सी? नूर जहां की उपाधि इसको दी। ध्यान रखेंगे 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि दी? तो नूर जहां की उपाधि दी। ठीक है, इनकी पत्नी थी। अब ये शेरे अफगान का नाम क्या था? तो अली कुली बेग। अगर आप लिखना चाहेंगे तो शेरे अफगान का नाम क्या है? अली कुली बेग। अली कुली बेग। अली कुली बेग ये शेर अफगान कहा जाता है, उनका तखल्लुस था या कहने का उपाधि थी। तो उनकी कौन थी? ये मेहरुन्निसा शादी की, यानी पत्नी थी, उसको कौन सी उपाधि दी थी? तो नूर महल, फिर बाद में नूर जहां की उपाधि धारण दी। ठीक है, नूर महल की उपाधि भी थी। अब ये इनकी माता का नाम जो मेहरुन्निसा या नूर जहां जो थी, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नूर जहां से रिलेटेड। नूर जहां से क्या का क्वेश्चन? पहला, इनकी माता का नाम क्या था? ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम था इस्मत बेगम। इस्मत इस्मत बेगम था। क्या था? इस्मत बेगम। सबसे पहले गुलाब से इत्र किसने निर्माण किया था? तो इस्मत बेगम ने किया था। गुलाब से इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? गुलाब से इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? इस्मत बेगम ने। पिता का नाम था एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। ठीक है,
एतमादुद्दौला, ये आप सुने होंगे, भारत की या पहली बेदाग संगमरमर की मकबरा कौन सा है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा है। किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। किस मतलब नूरजहां ने बनवाया था किसकी याद में? तो अपने पिता के नाम पे ही बनवाया था इसने, एतमादुद्दौला का मकबरा, जो भारत की पहली बेदाग संगमरमर की मकबरा है। ठीक है, हाँ, एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। एतमादुद्दौला, पिता का नाम इसका था गैस बेग। एतमादुद्दौला का, एक मिनट यहां से कट कर लेंगे इसको, ग्यास बेग नाम था उसकी, ग्यास बेग। तो ग्यास बेग जो थे वो कौन थे? नूरजहां के पिता थे, और अपने पिता के ही याद में उसने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये मकबरा किसका ऐसी है? तो पहली बेदाग संगमरमर की इमारत, मकबरा है, पहली बेदाग संगमरमर का क्या है? मकबरा है। पहले ऑप्शन पे रहता है ताजमहल, हम लोग ताजमहल लगा देते हैं कि ताजमहल पहला नहीं है। पहला कौन सा है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ध्यान रखेंगे किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, जहांगीर ने नहीं बनाया था, नूरजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आते हैं, हमने बताया था दक्षिण भारत अभियान के लिए किसको भेजा था? खुर्रम को। और वो खुर्रम जो था दक्षिण भारत अभियान को जीता था, और उसके बाद खुर्रम किसकी उपाधि धारण की? तो शाहजहां की। तो नूरजहां के बाद में हम लोग, सॉरी, जहांगीर के बाद में कौन किसको पढ़ेंगे? तो शाहजहां को। शाहजहां, ध्यान रखेंगे ये बात आप। शाहजहां के इसके बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था, बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, दक्षिण भारत अभियान के बाद इसने अपनी उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल अगर देखें 1627 से 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, आप लिख लेंगे जहांगीर में ही। जहांगीर की अगर मृत्यु की बात करते हैं तो कब हुई थी? मृत्यु कब हुई? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। कहां पे? इसका कब्र कहां पे है? तो लाहौर में है, लाहौर। इसका कब्र कहां पे है? तो लाहौर में है। ठीक है, इसकी एक प्रेयसी थी जहांगीर की, जिसका नाम क्या था? अनारकली। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रेयसी, प्रेमिका अनारकली। अनारकली का भी कब्र कहां पे है? ये भी लाहौर में ही है। ठीक, अगला जो शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां से याद रखिए, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके काल को? शाहजहां के काल को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है किस काल को? शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत अभियान हमने अब माता का नाम में कंफ्यूजन आप मत होइएगा, क्योंकि हमने पहले आपसे बता दिया है जहांगीर की दो पत्नियां थी, मानबाई, जगत गोसाई, और तीसरी नूरजहां, जिसे नूरमहल के नाम से जाना जाता है। माता का नाम था जगत गोसाई। माता का नाम जगत गोसाई था। ध्यान रखेंगे ये चीजें। अभी शाहजहां, जो नूरजहां थी, उसी की एक भतीजी थी जिसका नाम था मुमताज। भतीजी का नाम क्या था? मुमताज। उसको अर्जुमंद बानो बेगम नाम था उसका। मुमताज तो उसका नाम बाद में पड़ा। पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम पत्नी का नाम। बाद में इसका नाम क्या रखा गया? मुमताज।
इसी की याद में बना है क्या, ताजमहल। तो अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी, मुमताज थी, शाहजहां की पत्नी। ठीक है, तो ये चीजें हमने बता दी आपको मुमताज के बारे में। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आप देखें, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, और उसके बाद में है दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब लाल किला के अंदर ही है। जो लाल किला घूमे होंगे आप, अंदर देखे होंगे, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, ताजमहल। अब यहां से सब किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। सब किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने सब ये बनवाया था। कौन से, ताजमहल। ताजमहल से याद रखिएगा, ताजमहल का जो वास्तुकार है ये किसके लिए बनाया गया था, तो मुमताज के लिए। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद, लाहौर का रहने वाला था इसलिए कहते हैं उसे लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल, ताजमहल का ये, और ठेकेदार कौन था, यानी किसने बनवाया था, ठेकेदार ईशा खान। ईसा खान जो था वो ताजमहल का ठेकेदार था। तो ताजमहल से याद रखिएगा ये उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खान। वास्तुकला, आगरा में इसने मोती मस्जिद बनवाया। आगरा में क्या बनवाया था, मोती मस्जिद। ये सब कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। ताजमहल आगरा में है, और ये बाकी सब कहाँ पे हैं, तो दिल्ली में है। आगरा में एक और बनवाया था, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद भी ये कहाँ पे है, आगरा में है। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको, ताजमहल के। हिजरी संवत भी यहीं से चालू होता है। सिंहासन, इसने एक सिंहासन बनवाया था, ध्यान रखेंगे। वो सिंहासन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सिंहासन बनवाया जिसका नाम था मयूर सिंहासन। क्या नाम था, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक है कौन, मोहम्मद शाह भी आगे आएगा। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से वो जाना जाता है। तो सिंहासन यानी मयूर सिंहासन किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। और इसी के बीच में लगा दिया था कौन, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा हमने शुरुआत में आपको बताया था, प्रताप रुद्र कोहिनूर। प्रताप रुद्र देव जो था वो मलिक काफूर को दिया। अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश में गया, फिर तुगलक वंश में गया, फिर सैयद वंश में गया, फिर लोधी वंश में गया, फिर बाबर के पास में, हुमायूं के पास में, अकबर के पास में, जहांगीर के पास में, उसके बाद शाहजहां के पास। तो शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन के बीचों बीच में लगा दिया था, जिसे पीकॉक थ्रोन कहते हैं। पीकॉक थ्रोन के बीच में लगा था कोहिनूर हीरा। और यही मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, अभी इसके बाद औरंगजेब आएगा, फिर मुअज्जम आएगा जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, फारूक शेर आएगा, फारूक शेर के बाद में आएगा कौन, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह जिसे कहा जाता है अंतिम शासक वो था। उसी के दरबार में या उसी के शासनकाल में नादिर शाह दुर्रानी जिसे एशिया का नेपोलियन कहा जाता है, वो अटैक करता है और वो मयूर सिंहासन पूरा ही उठाकर यूरोप लेकर चला जाता है। तो यहीं से कोहिरा का जो इतिहास है वो उसके बाद में वो महारानी विक्टोरिया के उसमें ताज में लगा दिया जाता है। वो अभी भी उसी ताज में लगा हुआ है। तो ये शाहजहां के बारे में था, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। शाहजहां से याद रखिएगा, स्थापत्य कला से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब ताजमहल यानी मुमताज जो थी, शाहजहां की पत्नी मुमताज, उसकी 14 संतान थी। मुमताज के कितने संतान थे, हुए थे, तो 14 संतान हुए थे, जिसमें
7 का डेथ हो गया था और 7 ही क्या थे, जिंदा थे। अब इन 7 में याद रखिएगा, पूरा तो नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मुमताज 14 संतान थे, 7 का डेथ हुआ था, लेकिन 7 में याद रखिएगा दारा शिको, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद। कौन कौन? अगर बेटे में देखेंगे तो दारा शिको ये किसका बेटा था? शाहजहां का। दारा शिको, शाह सुजा, दारा शिको, शाह सुजा, औरंगजेब, मुराद। औरंगजेब, मुराद। और 2 बेटियां थीं, ये 4 तो आप याद रखिएगा, 3 बेटियां थीं, जहां जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। कौन कौन सी थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। इसमें नाम पूछ लेता है कि दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, ये चारों नाम याद रखिएगा। इसमें सबसे दारा शिको भी शक्तिशाली था, लेकिन सबसे इसमें आएगा तो औरंगजेब आएगा, क्योंकि मुगल काल का सबसे, मुगल काल अपने चरम सीमा पर था, किसमें? औरंगजेब की शासनकाल में, ठीक है। और वहीं से औरंगजेब के डेथ के बाद में मुगल सल्तनत का पतन चालू हो जाता है, या कहने का मतलब मुगलिया सल्तनत जो है वो बर्बाद होने लगती है। किसके मृत्यु के बाद में? औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1709 में, या 1709 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, और वहीं से औरंगजेब, मुगलिया सल्तनत का क्या होता है? पतन शुरू हो जाता है। 7 संतान जो थे वो, यानी 7 जो संतान थे उसमें हमने बता दिया 7 की डेथ हो गई थी। कहा जाता है 14वें संतान जब हो रहा था, 14वें संतान, तो उसके डेथ यानी प्रसव के समय, डेथ डिलीवरी के समय मुमताज़ की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल। याद में क्या बनवाया गया था? ताजमहल बनवाया गया था। तो ये शाहजहां के बारे में हमने आपको बता दिया। अब यहाँ से कुछ युद्ध होते हैं कुल भाइयों के बीच में, दारा शिकोह के बीच में, शाह शुजा के बीच में, औरंगजेब और मुराद के बीच में। तो वो याद रखिएगा 1658 में होता है, ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध। मैं युद्ध आपसे को लिखा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। फरवरी 1658, मंथ भी याद करना, 1658 फरवरी 1658 में कौन सा युद्ध होता है? बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर, जिसमें दारा शिकोह विजयी होता है। बहादुरपुर का युद्ध, इसमें कौन जीतता है? दारा शिकोह। ये फरवरी 1658 में हुई है। अप्रैल 1658 में होता है घरमट का युद्ध। अप्रैल 1658 में कौन सा होता है? घरमट का युद्ध। देखो फरवरी है, फिर अप्रैल है, उसके बाद जून 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध। जून 1658 में होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है, ये जून 1658 में होता है। और 1659 में होता है देवराय का युद्ध। 1659 में क्या होता है? देवराय का युद्ध। अब इस युद्ध में देखें, सामूगढ़ के युद्ध में घरमट का पहला तो युद्ध आप देखें, बहादुरपुर का युद्ध किसने जीता? तो दारा शिकोह ने जीता। दारा शिकोह। इसमें हम जीतने वाले के नाम सिर्फ लिख रहे हैं। दूसरा घरमट का युद्ध कौन जीता? औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध भी कौन जीता? तो ये इसमें औरंगजेब ने अपना क्या कराया था? राज्याभिषेक कराया, यानी सबको, दारा शिकोह को बंद कर दिया, बाकी तो लोग कोई बोल ही नहीं रहे थे। तो सामूगढ़ में यानी अकबर ने अपना पहला राज्याभिषेक कराया। अकबर कह रहे हैं औरंगजेब ने राज्याभिषेक कराया पहली बार, और देवराय का युद्ध जीतने के बाद उसने दोबारा क्या करवाया? राज्याभिषेक।
ठीक है, दोबारा राज्याभिषेक। तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। 1658 में तीनों हुआ है, फरवरी, अप्रैल, जून। बहादुरगढ़ का युद्ध, घरमट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, और उसके बाद है देवराय का युद्ध। तो युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो शासक बनता है औरंगजेब, औरंगजेब शासक बनता है मुगलिया सल्तनत का, यानी इसी में मुगल जो सल्तनत है, मुगल वंश है, वो अपने चरम सीमा पर थी। औरंगजेब, याद रखेंगे। औरंगजेब की जो सीमा है, समय सीमा है कब से, 1658 से 1707। इसकी डेथ कब होती है, 1707 में। 1658 से 1707 में। देखें, औरंगजेब ने, हमने बताया इसका जन्म हुआ था 1618 में। माता का नाम क्या था, मुमताज, हमने बताया। लेकिन इसने ज़्यादा समय अपनी दादी के पास में बताया, क्योंकि औरंगजेब का मतलब मुमताज का क्या हो गया था, डेथ हो गया था। तो नूर जहां इनकी दादी का नाम था। इन्होंने अपने ज़्यादा समय अपनी दादी के पास में बिताया। वाइफ का नाम था दिलरास बानो बेगम, अगर लिखना चाहें। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां। माता का नाम क्या था, मुमताज। मुमताज का नाम ही क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम है। लेकिन इसने ज़्यादा समय कहाँ बिताया, समय ज़्यादा अपनी दादी के पास में, जिसका नाम था नूर जहां। नूर जहां, ठीक। फिर याद रखिएगा, पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम जो है वो किसकी पत्नी है, तो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम। माता का नाम मुमताज और पिता का नाम क्या है, शाहजहां। इसने दिलरास बानो बेगम को क्या कहता है, तो रजिया बीबी भी कहा जाता है। रजिया बीबी, रजिया बीबी। इन्हीं की याद में रजिया बीबी ने क्या कहा कि शाहजहां यानी आपके पिताजी ने मुमताज के लिए क्या बनाया था, ताजमहल। तो इसने भी जिद कर लिया ताजमहल बनवाने के लिए। तो औरंगाबाद में आप सुने होंगे, औरंगाबाद में क्या है, बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में क्या है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है। किसका, ताजमहल का घटिया नकल किसे कहते हैं, बीबी के मकबरा को। ठीक है, ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है किसको, बीबी के मकबरा। ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक, औरंगजेब का जो खिलाफ बहुत सारे, यानी वीर सिंह बुंदेला के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, इनको मार दिया था। फिर उसके बाद में जाटों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसमें गोकुला नाम का एक था, जिसने औरंगजेब को क्या कर, मतलब औरंगजेब ने जिसको क्या किया था, मार दिया था। राजा राम फिर चूड़ामन, यानी जाटों के साथ विद्रोह हुआ औरंगजेब का। और किसके साथ में हुआ, वीर सिंह बुंदेला को, यानी वो मार दिया था। केशव नारायण, वीर सिंह बुंदेला जो था वो केशव नारायण, ये उसको भी औरंगजेब ने मार दिया था। फिर उसके बाद में औरंगजेब ने अलग अलग जगहों को जीतने के लिए अलग अलग लोगों को निमंत्रण दिया। जैसे अपने ही साथियों को भेजा। बंगाल को जीतने के लिए शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन वो जीत नहीं पाया पूरी तरीके से। शाइस्ता खान ने बंगाल को पुर्तगालियों से सोन द्वीप छीन लिया था। और उसने चटगांव जो कि बंदरगाह था पहले, पूरे एक ही में था। ठीक है, 1905 में बंटवारा हुआ था, पूरा बंगाल एक ही था। तो जो पश्चिमी बंगाल या बांग्लादेश जो बना उसी में था चटगांव। ठीक है, बीजापुर को जीतने के लिए दक्षिण भारत में जय सिंह को भेजा, फिर बहादुर खान को भेजा, लेकिन लास्ट में खुद जाकर जीता। गोलकुंडा को जीता, यानी औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीता। इस तरीके से अलग अलग। फिर इसी के औरंगजेब के शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी का क्या होता है, शिवाजी को बंदी बना लेता है। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले कि शाइस्ता खान को भेजकर क्या जीता, तो बंगाल को
जीता और उसके बाद में सोन द्वीप को पुर्तगालियों से छीना। पुर्तगालियों से क्या छीना? सोन द्वीप। फिर इसके बाद में बीजापुर को इसने दक्षिण भारत की अभियान की, यानी बहुत सारे लोगों को भेजा लेकिन लास्ट में खुद जाकर यानी खुद इसको जीता। इसी के समय में यानी औरंगजेब ने 1665 में किसको? तो शिवाजी को 1665 में शिवाजी को क्या करता है? बंदी बना लेता है। ठीक है, बंदी बनाने के बाद कौन सी संधि करता है? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर, अब यहां से आपको मराठा साम्राज्य की झलक देखने को मिल रही है। पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, किसके किसके बीच? औरंगजेब और शिवाजी के बीच में होती है पुरंदर की संधि। ये हो गया, शिवाजी को बंदी बना लेता है और 1707 में इसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा मुगल सल्तनत बहुत तेजी से क्या होता है? बर्बाद होना शुरू हो जाता है, जिसमें अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। क्या पढ़ते हैं? उत्तर मुगल काल, जिसमें हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में बहुत सारे राजा हुए हैं। बहादुर शाह हुआ है, जिसे बहादुर शाह प्रथम से मुअज्जम कहा जाता है। उसके बाद आया फारूक शेर, फिर आया जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह, फारूक शेर। उत्तर मुगल काल के बाद नाम सिर्फ आप लिख लेंगे बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? मुअज्जम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो जहांदार शाह। जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख। उसके बाद अगला शासक बनता है फारूक शेर। अब फारूक शेर जो है, फारूक शेर के शासनकाल में दो चीजें याद रखिएगा। इसे तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? फारूक शेर को घृणित कायर। फारूक शेर को कहा जाता है घृणित कायर। और इससे दो चीजें याद रखिएगा। फारूक शेर के शासनकाल में ही 1717 में और अंग्रेजों को और मराठों, फारूक शेर को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है, जिसको एक अंग्रेजी सेनापति होता है हैमिल्टन नाम का। तो हैमिल्टन वो आकर ठीक कर देता है इसको, तो अंग्रेजी शासन को मैग्ना कार्टा दे देता है। 1717 में अंग्रेजी शासन का क्या मिल जाता है? मैग्ना कार्टा। पूरी तरीके से व्यापारिक छूट मिल जाता है। अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1717 में ही मराठा ने भी क्या कर, मतलब मराठाओं को भी क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है, जिससे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हैमिल्टन नाम का एक मतलब अंग्रेज अधिकारी था या डॉक्टर था, जिस इसकी बीमारी को ठीक किया और उसने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी, जिसे अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद अगला जो शासक बनेगा वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसका नाम है रोशन अख्तर। रोशन अख्तर ये संगीत प्रेमी था, इसलिए इसे कहा जाता है रंगीला बादशाह। रंगीला मोहम्मद शाह, यह रंगीला बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह को। और यही मोहम्मद शाह ही अंतिम शासक है जो किस पर बैठा? मयूर सिंहासन पर। अंतिम शासक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह। इसी के शासनकाल में 1739 में कौन सा युद्ध होता, कौन अटैक करता है? तो नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह अटैक करता है और मयूर सिंहासन उठाकर लेकर चला जाता है।
बहुत सारी चीजें छत पहुंचाता है। मयूर सिंहासन भी साथ में क्या करता है, उठाकर लेकर चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1739 में नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह दुर्रानी को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें आप। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर रंगीला बादशाह के नाम से इसे जाना जाता है। अंतिम शासक है जो किस पे, मयूर सिंहासन पर बैठा। 1739 में इसी के शासन में कौन अटैक करता है, नादिर शाह, और मयूर सिंहासन उठाकर लेकर चला जाता है। और इसी के साम्राज्य में जब ये पूरा विघटन चालू हो जाता है तो 3 राज्यों का उदय होता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री जब हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। 3 राज्यों का उदय होता है, यानी जब ये साम्राज्य टूटने लगता है तो 3 साम्राज्य ABC 3 साम्राज्य का उदय होता है। पहला कौन है तो बंगाल, और दूसरा है अवध, और तीसरा है हैदराबाद। यहां पे हम लिख देते हैं इसका नाम। कौन कौन सा है, बंगाल है, बंगाल, उसके बाद अवध, और तीसरा है हैदराबाद। इन 3 राज्य जो अलग अलग, जो हैदराबाद, अलग अलग जो शासक थे जो थोड़ा पावरफुल में थे, उन्होंने अपना क्या बना लिया, साम्राज्य बना लिया। तो देखें बंगाल के जो संस्थापक था कौन है, अली मुर्शिद खान। अली, हाँ, बंगाल के जो शासक कौन है, अली मुर्शिद खान। अवध के शासक सादत खान। जो अवध की स्थापना किसने किया था, तो सादत खान ने किया था, ध्यान रखेंगे। और हैदराबाद निजाम, निजामुल मुल्क कहा जाता है, निजामुल मुल्क, ठीक है। इन तीनों ने अपना अपना क्या बना लिया, एक साम्राज्य बना लिया, अपना अपना प्रांत अलग कर लिया। जब पूरे यहाँ पे क्या हो रहा था, नादिर शाह अटैक किया और पूरा मुगलिया सल्तनत क्या हो गया, पूरी तरीके से जब बर्बाद हो गया, तो ये लोग भी जो पावरफुल में थे वो अपना अपना राज्य, वहीं पे बंगाल अलग हो गया। बंगाल की स्थापना किसने कर दी, तो कुली मुर्शिद खान ने कर दी। अवध की स्थापना किसने किया, तो सादत खान ने किया। और हैदराबाद की स्थापना किसने किया, तो निजामुल मुल्क ने किया, ठीक। इसके बाद बस अहमद शाह आता है। तो अब अहमद शाह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लेंगे अगला जो शासक बनता है वो अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में तो ऐसा हो जाता है कि पूरा जितना भी सामान होता है वो बेचकर, मतलब तो वेतन देना पड़ता है जो लोग काम करते हैं। अहमद शाह के बाद में आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर नहीं, अहमद शाह के बीच में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखेंगे। सॉरी, शाह आलम द्वितीय 1764 में आएगा, अभी 1757। तो 1757 में कौन है, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। इसी के समय में 1757 में कौन सी लड़ाई होती है, तो प्लासी का युद्ध होता है। जब बंगाल पढ़ाएंगे हम आपको तो बताएंगे, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। अगला शासक बनेगा शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम सेकंड। इसी के समय में होता है 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 में कौन सा युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है। तो ध्यान रखेंगे अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। सबसे लंबा यानी उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो शाह आलम द्वितीय का है। इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है। और बंगाल का युद्ध यानी प्लासी का युद्ध ये डिसाइड करता है कि अंग्रेज अभी सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे अधिकार किए, लेकिन बक्सर के युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया कि अब पूरे भारत पे किसका कब्जा हो गया है, अंग्रेजों का कब्जा हो गया 1764 में। और इसी 1764 और 61 के बीच में एक युद्ध जरूर याद रखिएगा, यहीं पे लिख देता हूं। 1761 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध, पानीपत का
तीसरा बैटल हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1764। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने 3 राज्यों को दीवानी कर दिया। कौन कौन? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया? दीवानी कर दिया 1765 में। अगला जो बनता है वो है अकबर द्वितीय। कौन बनता है? अकबर द्वितीय। फिर उसके बाद अगला शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। जफर नाम का ये पत्रिका लिखता है। अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। इसी के समय में होता है अंतिम मुगल शासक, और इसी के समय में होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होती है किसके शासनकाल में? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने आपको पूरा मुगलिया डायनेस्टी पढ़ा दी है। अब नाम, आप जैसे नाम हमने बताया था, बाबर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का नाम क्या था? तो इस तरीके से हम अगली क्लास में आपको बता देंगे कि इसमें क्या स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हुमायूं का नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। शमसुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। उसके बाद मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है, और बहादुर का शाह को तो हमने बताया मौज़म, और मोहम्मद शाह का रोशन अख्तर। तो ये अलग अलग जो नाम है वो उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेता है किसके शासनकाल में कौन आया था, किस सैन्य अभियान के बारे में हमने बता दिया आपको। अब यहाँ से आप बाबर ने किस चीज़, यानी बाबर जो था उसका मकबरा कहाँ है? आगरा के काबुल में है। हुमायूं का कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इसी तरीके से अकबर का कहाँ पे है? तो सिकंदराबाद, फतेहपुर सीकरी में है, सिकंदरा में, और सिकंदराबाद जिसे कहा जाता है। जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का भी आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, और बहादुर शाह का रंगून में है। तो इस तरीके से मकबरा भी आपको याद करना है और सारी चीज़ें। तो ये था मुगलिया डायनेस्टी, जो मुगल वंश के बारे में हमने आपको बताया। हमने आज अकबर से स्टार्ट किया था, और अकबर से लेकर हमने शाहजहां के बाद जहांगीर मतलब औरंगजेब तक आपको हमने बताया सारी चीज़ें। देखें अकबर के बारे में, उन्होंने सिक्का कई तरीके से चलाया था, हम लोग देखते हैं। अकबर के नवरत्नों के बारे में हमने बताया, बीरबल, तानसेन, तोडरमल, ये वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, राजस्व का पूरा काम यही देखते थे। आगे हमने आपको बताया अबुल फजल, जो कि आईने अकबरी जिसने लिखा था, आईने अकबरी है, अकबरनामा का लास्ट पेज आईने अकबरी कहलाता है, तो इसको बस ऐसे लिख लेंगे, आईने अकबरी, आईने अकबरी। ठीक है, आगे हमने आपको क्या बताया, 1562 में आमेर का अटैक, जोधाबाई, हरखाबाई, सब याद रखिएगा। 1776 में हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। खानदेश का विद्रोह, 17 आसीरगढ़ का युद्ध, 1605 में अकबर की डेथ। जहांगीर के शासनकाल में बचपन का नाम सलीम था, ये अपने न्याय के लिए जाना जाता था, न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। जोधाबाई जिसे मरियम उज जमानी कहा जाता था, इनकी माता का नाम, पत्नी का नाम क्या था? मान गोसाई। और ये जोधाबाई याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं माता का नाम था। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, जिसको व्यापारिक छूट नहीं दिया गया था, लेकिन एक उपाधि दी गई जिसका नाम है इंग्लिश खान की उपाधि। 1615 में सर टॉमस रो आया, जिसको उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद 1611 में मेहरुन्निसा से मतलब शादी किया, उसका नाम रखा क्या? नूरजहां। और ये नूरजहां जो थी वो उनके माता का नाम था इस्मत बेगम। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले गुलाब से इत्र बनाया था, और ग्यास बेग नाम था जिनके लिए एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया। और किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। आगे हमने बताया शाहजहां के बारे में, इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। इन्होंने दक्षिण भारत अभियान जीतने के बाद शाहजहां उपाधि धारण की। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। माता का नाम जगत गोसाई, पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज के नाम से जाना जाता है। ताजमहल,
ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ताजमहल का किसने बनवाया? लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया? इसने मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनवाया। मुमताज 14 संतान थे, जिसमें 7 की डेथ हो गई थी। 7 थे जिनमें हमने बताया आपको दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। जिसमें दारा शिकोह से बस एक की बहादुरगढ़ का युद्ध किसने जीता? दारा शिकोह ने। फिर अप्रैल में घरमट का युद्ध औरंगजेब ने जीता। फिर जून का सामूगढ़ का भी औरंगजेब ने जीता। और देवराय का युद्ध भी औरंगजेब ने जीता 1659 में। औरंगजेब के बारे में, पिता शाहजहां, माता का नाम मुमताज। इनके ज़्यादातर समय दादी नूरजहां के पास में भी थी। पत्नी जो थी वो दिलरास बानो बेगम, जिन्हें रजिया बीबी के नाम से जानते हैं। औरंगाबाद में इनका एक मकबरा है जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जो घटिया ताजमहल का नकल कहा जाता है। शाइस्ता खान ने औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल को भेजकर बंगाल जीता। सोन द्वीप को जीत लिया जो पुर्तगालियों से छीना था। बीजापुर को औरंगजेब खुद जीता था 1665 में, शिवाजी को बंदी बनाकर। पुरंदर की संधि करता है और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब के डेथ के बाद में पूरा मुगलिया सल्तनत पूरी तरीके से मतलब बर्बाद होना शुरू हो जाती है। या कहा जाता है औरंगजेब का चरम सीमा कब तक थी? तो औरंगजेब के शासन में, यानी मृत्यु के पहले 1707 में। उत्तर मुगल काल की हम बात करते हैं तो बहादुर शाह थे, इन्हें मुअज्जम कहा जाता है। जहांदार शाह, इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है, इनको पता ही नहीं था कि हमारा साम्राज्य कहाँ तक है। फारूक शेर, जिन्हें घृणित कायर कहा जाता है, इसे सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था। 1707 में अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा। इन्हें एक बीमारी हो जाती है चेचक की, एक लाइलाज बीमारी, जो ठीक नहीं होते। तो एक अंग्रेजी डॉक्टर आता है हैमिल्टन नाम का, इनकी बीमारी को ठीक करता है, तो अंग्रेजों को छूट दे देते हैं, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1760 में मराठाओं को भी क्या मिला था? मैग्ना कार्टा मिला था। आगे मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, इसे कहा जाता है रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। 1739 में नादिर शाह दुर्रानी अटैक करता है और पूरा मयूर सिंहासन से उठा के लेकर चला जाता है। इसी के समय 3 लोगों ने अपने अपने राज्य बना लिए थे। कौन? कुली मुर्शिद खान ने बंगाल की स्थापना की, सादत खान ने अवध की स्थापना की है और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की। फिर हमने बताया मोहम्मद शाह, इसके समय में तो इतना ज़्यादा संकट, हमने बताया कि संकट आ गया था कि सरकारी चीज़ों को बेचकर वेतन चुकाना पड़ा। आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और 1761 में कौन सा? पानीपत का युद्ध अब्दाली और मराठों के बीच में। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बक्सर का युद्ध किया, जिससे इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और उसमें 3 राज्यों को क्या कर दिया गया? दीवानी कर दिया गया। दीवानी का मतलब राजस्व का पूरा पैसा कौन रखेगा? वसूलेंगे जो राजा रहेंगे वो, और रखेगा कौन? अंग्रेज। अकबर द्वितीय अगला शासक होता है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसने बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इन्होंने जफर नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, इन्हें मैगजीन निकालते थे, जिसका नाम था जफर, इसीलिए इनको कहा जाता बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 के नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी आप याद रखिएगा, इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। कब हुई थी? तो 1862 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? रंगून में, जो कहाँ पे है? म्यांमार में था, रंगून जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके रंगून जेल में ही नहीं के सामने इनके बेटों को सर को पेश किया गया था। तो बहादुर शाह, अंग्रेजों ने कहा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हारे बेटों के सर तुम्हारे सामने ही पेश किया गया है। इन्होंने कहा कि धन्य हो ऐसी मुगलिया सल्तनत की औलाद जो अपने बेटों, अपने बाप के सामने आती है तो सर झुका के आती है, सर कटा के आती है, सर झुका के नहीं आती है। तो ये था, मतलब एक राजा के अंदर जो होती है गौरवान्वित पल जो होते हैं, वो सारी चीज़ें अंग्रेज उसमें, मतलब उन्होंने बंदी बनाया था, वो धीरे मतलब वहीं रंगून जेल में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक, ये था हमारा मिडवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग क्लास लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। हम बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक, पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।